दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को सशक्त, समर्थ और सक्षम बनाने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है, जिनके द्वारा व्यापक स्तर पर दिव्यांगजनों को लाभ पहुंच रहा है। जानकारी के अभाव में कोई भी दिव्यांगजन इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, इसलिए 91.2 NIV छलोदून दिव्यांगजनों को समर्पित एकमात्र कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लेकर आया है कार्यक्रमों की खास श्रृंखला, सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान। कार्यक्रमों की इस श्रृंखला में आप जानेंगे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्मित विभिन्न योजनाओं के बारे में। आजा मेरा राजा बेटा, जल्दी से चल के माँ के पास आजा। अरे अरे, आराम से मेरा बेटा, आराम से। शाबाश शाबाश मेरा राजू, आ गया मेरा राजा बाबू। ए कमला, हाँ जी जी। कमला जरा देख तो, ये रमा ने कौन सी गुट्टी बुलाई है अपने लड़के को। देख, अभी कुछ महीने पहले तो राजू ठीक से चल भी नहीं पाता था। सही कह रहे जीजी। हाँ देख, चलना फिरना तो दूर, बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था। ये जरूर कोई से उस वाले बाबा से झाड़ फूक करवा के आई है। देख तो देख कैसे सर पर चल रहा है, देख। हाँ जीजी, जा तो तुम सही कह रही हो बिल्कुल। हाँ देख तो, चल ऐसा करते हैं, इससे ना पूछते हैं ये कौन सी जड़ी बूटी। जीजी वो पहाड़ी वाले बाबा जी तो ना है? ये चल, इससे ही चल के पूछ लेते हैं। हाँ। ये कौन सी जड़ी बूटी खिलाई इसने जो इतनी जल्दी ठीक हो गया इसका राजू। हाँ ये तो पूछना ही पड़ा दीदी। हाँ चल आजा। ये रमा बहन। अरे विमला जीजी, कमला जीजी, कैसे हो? बड़े दिनों बाद आना हुआ। हाँ बहन, काम से फुर्सत ही कहाँ मिले है। अच्छा, वैसे तेरे राजू को देखा, बड़ी हैरानी हुई मुझे। पूछने चली आई। पिछली बार तो जब तू मिली थी बता रही थी कि कोई बीमारी हुई है उसे, अब चल नहीं पाएगा ऐसा बोल रही थी ना तू, पर अब तो वो चलने फिरने लगा। ये बता बहन, कहाँ से ताबीज बनवाया है ये? अरे जीजी, ये सब तो किरण का कमाल है। हैं? जी किरण कौन है? अरे जीजी, किरण कोई लड़की नहीं है, एक NGO है जो राजू जैसे बच्चों के लिए काम करते हैं। किरण NGO स्वेच्छा से दिव्यांगजनों के पुनर्वास और राहत में मदद करवाते हैं। मैंने NGO में नर्स दीदी से पूछा था कि उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं इन सब के लिए, तो उन्होंने बताया कि हमारी सरकार उनको पैसे की सुविधा मुहैया करवाती है। नर्स दीदी ने बताया कि हमारी सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं और ऐसे ही एक योजना का नाम दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना है। जब से राजू को वहाँ लेके जा रहे हैं ना, तब से राजू खुश रहने लगा है। रोज वहाँ जाने के लिए खुद तैयार हो जाता है। अब तो हर काम खुद करने की कोशिश करता है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि और बच्चों के मुकाबले राजू बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। भगवान भला करे किरण NGO वालों का और हमारी सरकार का, जिसने हमारी भी सुध ली, वरना हम तो उम्मीद ही खो बैठे थे राजू की कभी चल भी पाएगा। है सच में रमा, सरकार ऐसी योजनाएं भी चलाती है? बहन मुझे तो आज ही पता चला। हाँ जी, इस योजना के तहत दिव्यांगजनों के पुनर्वास की सुविधा, उनके स्वास्थ्य की देखभाल, उनकी पढ़ाई लिखाई, तरह तरह के व्यायाम, उनके लिए दवाई, नौकरी के लिए ट्रेनिंग और भी कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। दीदी, आप लोगों को भी कोई दिव्यांगजन मिले अपने आस पड़ोस या रिश्तेदारी में, तो उनको जरूर इसके बारे में बताना। हाँ रमा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। मेरे एक दूर के रिश्तेदार है ना, उनके बच्चे भी ना दिव्यांग हैं। मैं जरूर उनको इस योजना के बारे में बताऊंगी। हाँ रमा, ये तो मैं जरूर बताऊंगी। इतने फायदे की योजना है ये, इसके बारे में तो सबको पता होना चाहिए रमा। ठीक है ना रमा? अच्छा बहन, अब हम चलते हैं। राम राम। राम राम जीजी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारे दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी हमारी सरकार दिव्यांगजनों की जीवन की दशा और दिशा को सुधारने की ओर अग्रसर है।
सभी प्रकार की दिव्यांगताओं को साथ लेकर और उन्हें हर प्रकार की जरूरी सेवाएं उपलब्ध करवाकर वाकई दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना दिव्यांगजनों की जीवन के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। 91.2 NIVH हलोदून पर आप सुन रहे हैं हमारी खास कार्यक्रम श्रृंखला सक्षम दिव्यांग सशक्त भारत की पहचान का एक और खास एपिसोड मेरे यानी चेतना के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वार्ता का विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है DDRS या दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना। और इस योजना के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी। प्रदीप कुमार शर्मा जी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। तो आइए जानते हैं इनसे DDRS योजना के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। जी मैम। जी, सबसे पहले सर हम आपसे आपका परिचय चाहेंगे। मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा है। मैं सेक्शन ऑफिसर DDRS स्कीम, इसे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, समाज न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। जी सर, जो DDRS स्कीम है, दीनदयाल दिव्यांगजन रिहैबिलिटेशन स्कीम, सर ये क्या है? इस स्कीम को मैडम 1 अप्रैल 2022 से संशोधित किया गया है। इसका DDRS स्कीम का पूरा नाम है दीनदयाल दिव्यांगजन रिहैबिलिटेशन स्कीम। ये कई वर्षों से मंत्रालय इस स्कीम को चला रहा है और काफ़ी प्रभावी स्कीम है जिससे सभी आयु वर्ग के दिव्यांगजनों को इससे काफ़ी लाभ मिल रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें स्कूल एजुकेशन का भी प्रावधान है, इसमें रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी उनको दी जाती हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो मॉडल प्रोजेक्ट है वो है आपका होम बेस्ड क्रॉस डिसेबिलिटी एंड अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। ये 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, जिससे कि उनको प्रारंभिक अवस्था में ही अगर कोई उनमें डिसेबिलिटी आने वाली है या आ चुकी है तो उसको अर्ली एज में ही डिटेक्ट और उसको ठीक किया जा सके। इसके अलावा मैडम यहाँ पर स्कूली शिक्षा के लिए और बेहतर पुनर्वास के लिए 5 वर्ष से लेकर के 23 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए भी काफ़ी एक परियोजना है जिसमें ID, CP, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इत्यादि जितने भी जो पीड़ित हमारे दिव्यांगजन हैं 5 वर्ष से 23 वर्ष के, उनको स्कूली एजुकेशन दी जाती है तथा साथ ही रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी उनको दी जाती है। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे सर, ये किन के लिए है? क्या कोई इंडिविजुअल इसके लाभार्थी हो सकते हैं या सिर्फ NGOs के लिए या स्कूल्स के लिए, किन के लिए है सर ये योजना? ये जो मैडम ये जिस परियोजना में जो अनुदान जारी किया जाता है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को नहीं दिया जाता है, ये NGO के थ्रू ही दिया जाता है। हमारी जो स्कीम है उसमें जितने भी मॉडल प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी मॉडल प्रोजेक्ट्स NGOs चलाते हैं और NGOs के द्वारा ही उन दिव्यांगजनों को ये सारी सुविधाएं मिलती है। यानी NGO पहले पात्र होते हैं इस स्कीम को लेने के लिए, जो कि इसकी सुविधाएं दिव्यांगजन तक पहुंचाते हैं। जी मैम। जी, तो सर इसके अंदर हमें मालूम पड़ा है कि इसमें कुछ 8 परियोजनाएं, इसमें प्रोजेक्ट्स इसमें चल रहे हैं अभी। वो कौन कौन से हैं सर? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो आपकी योजना है वो आपका होम बेस्ड रिहैबिलिटेशन और CBR के साथ आपका क्रॉस डिसेबिलिटी प्री स्कूल और अर्ली इंटरवेंशन है। इसके साथ आपका HI जो हमारे HI पीड़ित दिव्यांगजन है, हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए जी 5 साल से 18 वर्ष के बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल है। तीसरा इसी में आपका BI बच्चों के लिए है, जो हमारे विजुअली चैलेंज्ड दिव्यांगजन है 5 वर्ष से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए, उसमें स्पेशल स्कूल है। चौथे में आपका जो चौथा मॉडल प्रोजेक्ट है वो ID, CP, MD, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एटसेट्रा, डेफ लाइनर एटसेट्रा बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल का प्रोविजन है। इसमें जो आयु वर्ग है वो अभी संशोधित योजना में, पहले ये 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए था, लेकिन इसको 5 से 23 वर्ष के बच्चों के लिए कर दिया गया है। विजुअली चैलेंज जो दिव्यांगजन बच्चे हैं 5 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, उनके लिए स्पेशल स्कूल है। स्पेशल स्कूल में स्कूल एजुकेशन के साथ साथ उनको रिहैबिलिटेशन सर्विसेज भी दी जाती हैं। ये भी प्रोविजन इस स्कीम में किया गया है, जिसके लिए आपका काफ़ी सारे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स का प्रोविजन इस स्कीम में है। तो हमारा जो चौथा जो मॉडल प्रोजेक्ट है मैम, वो जो आपको बताया कि ID, CP, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जैसा कि आप जानते होंगे कि RPWD एक्ट 2016 में से पहले जो हमारी दिव्यांगताएं थी वो मात्र 7 थी। तो इसमें सभी जो और भी कैटेगरीज थी वो आइडेंटिफाई नहीं थी। RPWD एक्ट 2016 में दिव्यांगताओं को आइडेंटिफाई करके 7 से 21 किया गया।
तो उन सभी अब हम काफ़ी आगे तक जो दिव्यांगजन हैं, जो पहले इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा रहे थे, जिनको पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने का कोई व्यवस्था थी नहीं स्कीम में, अब वो सभी इसमें इंक्लूड हो गए हैं। जी 7 से 21, जैसे कि हमारा चौथा मॉडल प्रोजेक्ट है, या पहले ये केवल आईडी बच्चों के लिए था, इसमें आईडी, सीपी, एएसडी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एटसेट्रा, डेफ ब्लाइंडनेस, ये सभी इसमें कवर होंगे, हो रहे जी हैं। और इसीलिए इसमें जो आयु सीमा है उसको 18 वर्ष से बढ़ा करके 23 वर्ष कर दिया गया है, जिससे कि ज्यादा दिव्यांगजन बच्चों को इसका लाभ मिल सके। इसके साथ ही मैडम 5वीं जो हमारी योजना है वो हाफ पे होम है। हाफ पे होम जो है मेंटली इल पर्सन्स के लिए है। ये जो स्कीम है ये किस तरह की फैसिलिटीज देती है ये स्कीम? जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा मॉडल प्रोजेक्ट है स्पेशल स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ आईडी, सीपी एटसेट्रा। तो इसमें मैम इनको स्कूल एजुकेशन दी जाती है। स्कूल एजुकेशन के लिए एनजीओ जो प्रोजेक्ट चलाता है तो उसमें टीचर्स का प्रोविजन है, स्पेशल टीचर्स होते हैं। उन स्पेशल टीचर्स की सैलरी हम लोग देते हैं स्कीम के तहत, और उनको कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है टीचर्स के लिए जो वहाँ पढ़ाने आते हैं। इसके अलावा जो बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, अगर वो वहाँ हॉस्टल का प्रोविजन है और हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल के लिए भी हर महीने उनको दिया जाता है एनजीओ को, जिससे वो अपने हॉस्टल को चला सकें और बच्चे को वहाँ सर्विसेज दे सकें। इसके अलावा जो बच्चे केवल दिन में वहाँ पढ़ते हैं, डे स्कॉलर्स हैं, डे स्कॉलर्स के लिए भी 500 रुपीज पर मंथ का प्रोविजन इस प्रोजेक्ट में है। या तो एनजीओ वाला वो 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से उनको देगा, और अगर वो इसके बदले में उनको सर्विसेज दे रहा है, जैसे मिड डे मील्स का रखा हुआ है एनजीओ, बच्चों को स्कूल में खाना वाना खिलाते हैं दिन में जो डे स्कॉलर्स हैं, तो फिर वो उस 500 रुपये को अपने पास रख सकते हैं और उसी से उस खर्चे को करते हैं। जी यानी लाभार्थी के लिए ये पैसा दिया जाता है? हाँ, लाभार्थी के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है बच्चों के लिए, ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रोविजन इस स्कीम में है। तो ट्रांसपोर्ट का पैसा अगर बच्चा खुद ही अपने घर से स्कूल तक जा रहा है और आ रहा है तो फिर जो पैसा हम एनजीओ को देते हैं वो एनजीओ उन लाभार्थी को देता है। और अगर उसने खुद ही व्यवस्था कर रखी है बस वगैरह से या कोई परिवहन के लिए कुछ व्यवस्था की हुई है बच्चों को लाने और छोड़ने की, तो फिर वो जो परिवहन भत्ता है वो एनजीओ वाला अपने पास रखता है और उसी से वो उसको बस का जो भी है इत्यादि है उसको वो पूरा करता है। जी रिहेबिलिटेशन, स्कूल एजुकेशन के अलावा रिहेबिलिटेशन सर्विसेज भी हैं, जैसे कि पीटी टीचर, म्यूजिक टीचर, योगा टीचर का प्रोविजन है प्रोजेक्ट में, एनजीओ वाला रखता है और वो सभी अपनी सर्विसेज इन बच्चों को देते हैं स्कूल के दौरान। मेडिकल डॉक्टर का प्रोविजन है, फिजियोथेरेपिस्ट का प्रोविजन है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट एटसेट्रा, और भी काफी हैं, प्रोजेक्ट वाइज अलग अलग हैं। तो ये सब भी, इनके लिए भी इस स्कीम में पैसा दिया जाता है, एनजीओ इनको अपॉइंट करता है और ये सभी लोग इन बच्चों को अपनी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमने उसकी बात कर ली थी चौथे प्रोजेक्ट की, 5वें की बात कर रहे हैं हम, मॉडल प्रोजेक्ट जो है। जी जी, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन्स के लिए प्रोजेक्ट रखा गया है। इसमें इनको 2 तरह का प्रोविजन है इस प्रोजेक्ट में, एक आपका वीटीसी है और एक शेल्टर होम है। शेल्टर होम में जो ज्यादा पीड़ित हैं लेप्रोसी से तो उनको शेल्टर के प्रोविजन है, वो लोग वहाँ रहते हैं, इनका बोर्डिंग लॉजिंग का पैसा इस स्कीम में दिया जाता है। और बाकी वीटीसी का भी है, उनको जो है व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाने के लिए, जिससे कि वो खुद ही वोकेशनल ट्रेनिंग का कंपोनेंट भी स्कीम में है जो उनको दिया जाता है। इसमें काफी सारे ट्रेड्स हैं, किन्हीं भी ट्रेड्स के अंतर्गत जो भी सुटेबल हो उनके हिसाब से, तो एनजीओ वाले उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने में सक्षम बनाते हैं। हम एक मैम, बार ये आठों हाफ पे की होम बात अभी हम बात कर रहे थे, इसके हाफ पे होम फॉर साइको सोशल रिहेबिलिटेशन ऑफ ट्रीटेड एंड कंट्रोल्ड इंडिविजुअल्स। तो ये एक्चुअली मेंटली इल जो हमारे दिव्यांगजन है उनके लिए प्रोजेक्ट है ये। इसमें इनको मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। जी जी आगे उसके अलावा कौन सी सर्विसेज हैं सर, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? ये मैम, ये 2 प्रोजेक्ट्स अभी 1 अप्रैल 2022 से ही इनको शुरू किया गया है, क्योंकि हम आपको बताया था कि दिव्यांगताओं की संख्या 7 से 21 हो गई है। तो सभी दिव्यांगजनों को रिहेबिलिटेशन सर्विसेज देने के लिए, सभी को कवर करने के लिए ये 2 नए मॉडल प्रोजेक्ट शुरू किए गए। इनमें से आपका जो 7वें नंबर प्रोजेक्ट है वो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज के लिए। तो इनको किस तरह की सर्विसेज दी जाती हैं सर? अगर कहीं ऐसा मॉडल है तो जिसके बारे में आपको जानकारी हो, तो ये इसमें किस तरह की सर्विस दी जाती है? अभी इनमें से दोनों मॉडल प्रोजेक्ट में से किसी भी एनजीओ को अभी तक कोई भी अनुदान जारी नहीं किया गया है, क्योंकि ये 1 अप्रैल 2022 से शुरू किए गए हैं और अभी हमें आवेदन मिलने
आवेदन प्राप्त होने शुरू हुए हैं। जी, तो किस तरह की सर्विसेज इन जो प्लान की गई है, इस किस तरह की सर्विसेज इन दोनों 7वें और 8वें नंबर के जो ये प्रोजेक्ट है इनमें दी जाएगी? इस जो प्रोजेक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे कि ये कुछ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज बच्चों में होती हैं, जो एक मनोवैज्ञानिक कमी है जिससे प्रभावित बच्चों में पढ़ने, समझने और लिखने के कौशल में कठिनाई आती है। अर्ली स्टेज में उनको पढ़ने में, समझने में और लिखने में कठिनाई आती है, और यदि प्रोफेशनल से हेल्प लेकर इस कठिनाई का समाधान नहीं किया जाता है तो बच्चों के आगे एजुकेशन को से ड्रॉप आउट होने का जो चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जी, खासतौर से स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। सर, ये इन एनजीओज की कोई ना कोई एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता होगा, वो क्या है सर? कौन से एनजीओज को इस तरह जी। की फैसिलिटीज अवेल करने की अनुमति दी जाती है? मैम, ये सबसे पहले तो एनजीओ का सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अथवा ट्रस्ट डीड अथवा कंपनीज एक्ट के तहत उसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा उसको नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर कराने के बाद उनको वहां से एक यूनिक आईडी मिलती है। उस यूनिक आईडी के मिलने के बाद फिर वो हमारे इस मंत्रालय के ई अनुदान पोर्टल पर डीडीआरएस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी सर, इसके कुछ बेसिक क्राइटेरिया भी है कि एनजीओ में इतना स्टाफ हो या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ इस तरह का भी है? हमारी स्कीम में हर प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोविजन किया गया है, मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है। जी, हर एक मॉडल प्रोजेक्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट रखी गई है, उनको उसे फुलफिल करना चाहिए। जी सर, एक चीज़ और मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या ये एनजीओ वही स्पेसिफिक एनजीओ होते होंगे जो कि दिव्यांगजन के लिए काम करते होंगे? क्या उसका भी कोई प्रावधान है कि इतने सालों का अनुभव हो उन्हें, या इतने बच्चों को वो केटर कर रहे हो, या इतने दिव्यांगजन को केटर कर रहे हैं? हमारे जो इस योजना में जो 8 मॉडल प्रोजेक्ट है, उसमें हर मॉडल प्रोजेक्ट में जो मिनिमम जो बेनिफिशियरी लाभार्थी हैं, उनकी संख्या को निश्चित किया गया है। अच्छा, तो जैसे किसी में 25 को वो सर्विस दे रहे हों, किसी में 50 है और किसी में 100 है, तो कम से कम इतनों को वो रिहेबिलिटेट कर रहे हों, सर्विस दे रहे हों, तभी उनकी पात्रता निर्धारित की जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद के साथ साथ पूरा भरोसा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम में दी गई जानकारी का लाभ उठाते हुए अपने आस पड़ोस और समुदाय में भी ये जानकारी साझा करेंगे और दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशील होकर समाज का एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज अदा करेंगे।